नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का अगला भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। टुंडी का बूढ़ा पिता घिसट कर मगरू के पास पहुंचा। भैया, मैंने तो ये सब नहीं सिखाया था। नहीं सिखाया, पर बेटों के अपराधी काम को देखकर भी तो नहीं देखा और छुपाया। लड़की वो भी टुंडी, उस पर अत्याचार होते देखते रहे। अब डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जो भी भव, मैं कैसे जिए। वो जो स्टेशन पर लावारिस वृद्धा आश्रम है वहीं चले जाओ, वरना मैं ही वहाँ तुम्हें छोड़ दूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मेरी बूढ़ी को भी देख लूँगा, 2 रोटी मिले बस। नमिता ने धीरे धीरे कांता के साथ सादगी का आनंद लेना प्रारंभ कर लिया। एक दिन अपनी सूजी आंखें देख कांता ने पूछा, तुम क्या रोई हो बहुत? हाँ। क्यों, कारण बता सकती हो क्या? हाँ, आपको तो बतला ही सकती हूँ। आपने तो खन्ना साहब को देखा है। क्यों? हाँ, उस दिन जब वे स्वयं कार से उतरकर उपेंद्र जी को चेक देने आए थे। अच्छे खासे बंदे हैं, बस यही बात हमारे बीच में खाई बनी है। वे हैंडसम पुरुष हैं और मैं एक स्थूल साधारण सी पंजाबन हूँ, पर हूँ तो हाड़ मांस रक्त की बनी स्त्री। इनका भट्टे का धंधा है। हम लाहौर से यहाँ आए, मैंने इनका गरीबी में पूरा साथ निभाया। शरणार्थी घर में मशीन से कपड़े सिलती। खन्ना साहब भी बहुत मेहनती रहे, बेचारे कपड़े भी बेच आते। धीरे से हमारी यही छोटी सी रेडीमेड कपड़ों की दुकान हो गई। खन्ना साहब ने उसे बढ़ाया, खूब कमाया। वैसे भी पंजाबी भीख नहीं मांगता। हमने भी जी तोड़ इतना तो कमा लिया कि यहाँ के लिए इस बंजर ज़मीन का उपयोग कर लिया। किस्मत व खन्ना साहब के व्यवहार से वे रईस हो गए। हमारे पास कार है, मकान या कहीं कोठी है, पर दाम्पत्य जीवन में हम फेल हैं। जैसे जैसे तैसे 3 लड़के हो गए, पर हमारे बीच प्रेम नहीं। तो क्या खन्ना साहब का चरित्र खराब है? नहीं, आज तक मेरे सिवा किसी को नहीं छुआ, पर अंदर से तो कहीं निराश हैं। पलंग पर भी हम अलग अलग हैं, जैसे 2 पत्थर साथ पड़े हों। हमारे बीच बच्चों के भविष्य हेतु बात होती है या कोई पार्टी होती है तो हम मुखौटा लगा हंसने बोलने लगते ही हैं। बच्चों को हमेशा माता पिता का सम्मिलित प्यार देखभाल नहीं मिली, बस कई ट्यूशन लगे रहे। बड़ा दिनेश तो सफल इंजीनियर बन गया, बेटा छोटा अधिक पढ़ा नहीं तो इनके साथ काम करता है, पर दिमाग से मंदबुद्धि है। बीच का लड़का सुरेश रेडीमेड शॉप चलाता है, पर सब दुबके सहमे व सामाजिकता में पिछड़ गए। किसी से भी मिलने जुलने में कतराते हैं, धर्म कर्म के कामों में आगे हो जाते हैं। खन्ना साहब तो ऊंचे ऊंचे अफसरों के बीच रहकर भी पीते नहीं, पर छोटा पीने लगा। रोज हमारे घर में इसी बात को लेकर महाभारत मच जाता है। हाँ, विवेकानंद जी ने तो कहा भी है कि कुएं में रहने वाला सागर को नहीं समझ सकता। अधकचरी सोच से व्यक्ति आसपास के वातावरण की अच्छाई या बुराई नहीं समझ पाता। कांता ने बेहद आत्मीयता से नमिता के कंधे पर हाथ रखा। काश कांता बहन, इन महापुरुषों के कथनों से इस कांटे भरे जीवन को राहत पहुंच जाती। अब हम इन सब पर ध्यान भी कहाँ दे पाते हैं। बीच में टीटू बेटे को जैसे तैसे प्यार व मनुहार से मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग के लिए उज्जैन विश्वविद्यालय भेजा, तो वहाँ ये स्टूडेंट का लीडर बन गया। छोटी छोटी बातों हेतु प्राचार्य से झगड़ा करता, हड़ताल और नारों में उलझा रहता। बड़ी ही कठिनाई से इसने सिविल इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई करके ME तक डिग्री ली। तब मेरे बड़े लड़के उमेश ने इसे अपने यहाँ ट्रेनिंग दिलवा बेहद सख्ती से ट्यूशन लगा, सरकारी परीक्षा से सरकारी सिविल इंजीनियरिंग में पास करवाया। बस फिर यहाँ भाग कर आ गया। इतना सुख आराम देते थे तो दिया, पर वे सख्त भी थे, इसीलिए पुनः ये भागकर यही मखमली वातावरण में आ गया। सुरेश हम पर प्रेशर डालता कि अब तो मेरा विवाह कर दो। तंग आ मैंने मेरी एक दूर दराज की बहन की पुत्री यमुना नगर में छोटी मामूली ठेकेदार की बेटी थी, उसकी छोटी बेटी वर्षा से शादी कर दी। दहेज आज की तो हमें ज़रूरत नहीं थी, परंतु घर की देख रेख, आने जाने वालों की देख रेख में तो हमारी मदद करे, यह तो आशा थी ही। पर वो थी तो साधारण परिवार की, लेकिन गुस्सा व मिजाज सिर पर। छोटे छोटे काम नहीं करती,
बस रोज़ बहस छोटे छोटे काम नहीं करती, बस टूटू से रोज़ बहस मांग कि मुझे होटल ले चलो, शॉपिंग पर ले चलो। रात में भिड़ंत शोर तुम कहाँ रह रहे रात में भिड़ंत और शोर तुम कहाँ रहे, इतनी देर से क्यों नहीं आए। सुबह 10-11 बजे ही नीचे चाय पीने आती। टीटू पर शादी का भूत उतर गया और अब तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मुझे तो लगता है कि छोटे छोटे शौक ने उसे बड़ी बड़ी निराशाओं में धकेल दिया। न ढंग से सामाजिकता जी पा रहा, न नौकरी करता है, पीकर शाम को बाइक चलाता है। मैं माँ हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। दोनों में से कोई भी एडजस्ट नहीं करता। वर्षा का रोना अलग चलता है, सुरेश भी दिन भर धुत रहता। उसके साथ कैसी सोशल लाइफ जी जा सकती है, मेरी सहेलियाँ क्या कहेंगी। आपके बेटे को तो ड्रिंक व नॉनवेज खाने का ही शौक है। टीटू कहता है ये मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती, दूर दूर भागती है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, पर वर्षा का जो ससुराल में व्यवहार है, बहू की परंपरागत स्थिति तो अब कहीं भी नहीं है। पर ये तो बेटी भी करेगी तो बुरा लगेगा ही ना। आप थोड़ा सख्त हो, वर्षा को मायके भेज दो। अब भी समाज इतना कठोर है कि ब्याही बेटी कुछ दिन मायके में रही तो लोग प्रश्न पूछने लगेंगे। तब आप सम्मान से उसकी माँ को उसकी गलती बताएंगे। इधर टीटू से बात ही ना करें, कैसे खाता कैसे सोता इसकी चिंता छोड़ दें। देखिए शायद कुछ प्रतिशत अंतर पड़े। जी आपसे बात कर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बात हम सबके जीवन के पास व फेल होने की है। जीवन में बच्चों में नैतिकता का बीज बहुत अच्छा डालना चाहिए, जो बहुत उत्तम कोटि का हो। प्राचीन समय में आदर्श कहानियाँ, आदर्श व्यक्तियों की कहानियाँ, पशु पक्षी से प्रेम, उनको नैतिक कहानियाँ सुनाई व सुनवाई जाती थी। आज शिक्षा व्यवस्थित नहीं, शिक्षक ईमानदार नहीं, इसलिए घर से बाहर विद्यालय जाकर भी बच्चा न तो अनुशासन सीखता है, न ही विश्वसनीय बनता है। आप स्वयं का मनन करें ना, आप कब कितना भावनात्मक प्यार बच्चों को दे पाई हैं। आपके बेटे ने वर्षा से शादी की, वह पंजाबी तो है पर सिख है। सिख दूसरी जात में शादी करना पसंद नहीं करते। जी उनके रिश्तेदार हमारे घर यदा कदा ही आते हैं। वैसे वर्षा सधे विचारों की लड़की भी है, वही तो आज भी हम पंजाबी, बंगाली, महाराष्ट्रियन नहीं आज तक बरकरार हैं, यहीं तक आज तक बरकरार हैं। राजपूत हों तो आपको तो राजपूत इतिहास तक पर अधिकार है। यही अच्छा है कि फेल में दो ही जाति हैं, गरीबी व अपराधी। हाँ कांता जी, लंबी लंबी पंक्तियों में खड़े रह दर्शन करना, यौन शोषण करने वाले पंडितों साधुओं के पैर छूना, पांडालों में कथा प्रवचन सुनाना या नाचना क्या धर्म है। ये कहें कि ये जड़ता का नृत्य है। पैसा नहीं हो तो क्लब नहीं जा पाने पर मंदिरों को ही मनोरंजनों का अखाड़ा बना लिया। भंडारे का समाचार पाते ही भाई लोग भागने लगते हैं, वह भी सब परिवार। अभ्यास, विश्वास, समझ, चेतना, जीवन, नैतिकता सुनने में आदर्श ही लगते हैं, परंतु यही जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण व सुखमय बनाने की नींव है। बुरा न माने नमिता, आजकल के युवा व औरत समाचार पत्र तक नहीं पढ़ते। उसे देश के 40 नवजवानों की मृत्यु का इतिहास तो पता नहीं, पर वो क्लब, किटी पार्टी व सहयोगियों के साथ मोमबत्ती जरूर जलाकर चलती है। मैं किटी पार्टी क्लब को बुरा नहीं मानती, कम से कम वहाँ अभी तक तो अश्लीलता का खुला नृत्य नहीं है। ये भी कड़वा सच है कि आजकल पड़ोसीपन रहा नहीं, कॉलोनियों में भी झगड़े हैं, इसीलिए दोस्ती है तो व्यक्ति कहीं तो जाएगा ही। हमारी उमा व भगवती ने भी 500 व 1000 रुपये तक की किटी पार्टी ज्वाइन कर रखी है। हाँ, इस वर्ग में धर्मांधता, नैतिकता की बीमारी जड़ता के साथ फैली है। फिलहाल तो खन्ना साहब ने टीटू से कह दिया कि वो अपनी आदत सुधारे, वरना वे उसे घर से बाहर निकाल देंगे। वैसे वर्षा ने अब स्वयं उच्छृंखलता से बाहर हो टीटू पर ध्यान केंद्रित कर दिया। राजनीति के प्रारूप हर क्षेत्र में फैल रहे हैं, वो भी कुरूपताओं से। कभी कभी तो लगता है कि दो व्यक्ति भी राजनीति के बिना नहीं रह पाते। यदा कदा पढ़े लिखे लोग भी विवेक की पट्टी से नहीं अपितु पार्टीबाजी की अंधी पट्टी से बंधे हैं। जब साक्षरों का ये हाल है तो निरक्षरों का क्या हाल होगा। हाँ, आ रहा है अगला चुनाव, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता। अभी तो हफ्ते बाद ही हमारा
बड़ा कार्यक्रम है। वैसे पंडित जी, रमेश जी, गोपाल भाई, भोलू व सोलंकी, जुबेर सब जी जान से जुटे हैं। मीता जी का मार्गदर्शन तगड़ा है। टीम वर्क अनुशासन से बंधा है। फेल के लोग अपराधों, जड़ता व गरीबी के कुओं में बरसों से जी रहे हैं। वे इन सबको अपना गहना मान धारण किए हैं। इन्हें आजकल के परिवर्तन व प्राचीन मूल्य का कोई ज्ञान तक नहीं। कुएं से बाहर का समाज इनके लिए बेगाना व आश्चर्य का है। अब चलती हूँ, बाद में एक और समस्या पर आपसे बात करूँगी। नमिता शीघ्रता से चलते चलते बोली, मंगरू को कल ही से काम पर भेज दीजिएगा। कांता घर लौटी तो सुमित्रा बाहर अकेली बैठी थी। अब शिव पेड़ों में पानी डाल रहा था। कांता को आते देख उन्होंने थर्मस में से गर्म चाय निकाल उसे आलू चिप्स के साथ दे दी। कुछ भी कहे बेटी, खाली मन से जीना भी एक सजा ही है। ऊपर से मैं सारे भौतिक उपकरणों को ओढ़े हूँ, पर भीतर के जुड़ाव बिना तो समय काटना दूभर की बात है। समय काटना दूभर हो जाता है। तुम या उपेंद्र जी नहीं रहते हो तो मुझे खालीपन सताता है। आजकल तो सब फेल के लिए जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसी में व्यस्त हैं। तुम भी हमारे साथ व्यस्त हो जाओ ना। ये ठीक है, कल मैं भी चलूँगी। ठीक है, अभी तो थक गई हूँ, कुछ लेटे लेटे पढ़ूंगी। और कांता अंदर चली गई। सुमित्रा बड़बड़ाने लगी, अब इसका क्या होगा, ऐसे ही रहेगी तो घुट घुट कर रह जाएगी। प्रातः शीघ्र तैयार हो सुमित्रा व कांता फेल की शाला पहुंची। वहाँ सभी उपस्थित थे। बीच में समोसे व जलेबियाँ रखी थीं। आइए हो जाए एक एक समोसा व जलेबी। उपेंद्र ने जलेबी को मन से चबाया। कहाँ से मंगवाया, कहीं खाने का मजा न किरकिरा हो जाए। कांता ने हंसकर पूछा, दीदी जी ये भोला का आविष्कार है। पूरे 3 मील जाकर अपना स्वीट्स ले आया हूँ। कांता व सुमित्रा ने मुंह में रख कहा, है तो लजीज। पांडाल बन गया, मंच छोटा तैयार है। रमेश ने पाठशाला के बरामदे में मंच बनाया। उसी से जुड़े पांडाल में फेल के लोगों के बैठने की जगह चौक से खींच कर तय कर दी। सिनेमा की स्क्रीन भी बरामदा की थी। फिल्म थी जागते रहो, एक नुक्कड़ नाटक की पूरी तैयारी हो गई थी। ग्रीन रूम भी पाठशाला के पिछवाड़े था ताकि आना जाना सरलता से हो सके। आज का दिन पंचम की फेल में स्मरणीय था। बच्चों ने अपने तेल फुलेल बालों व फटेल हाफ पैंट को सुधार अपनी पंक्ति में बैठना प्रारंभ कर दिया। उमा कहाँ सजी धजी खड़ी बच्चों को डांटती जा रही थी, ठीक से बैठे वरना देंगे हाथ कनपटिया पर। हौ मौसी। और फेल के बच्चे सीधी लाइन में बैठते गए। पूरा पंडाल भरा तो फिल्म प्रारंभ हो गई। बीच बीच में रोक मीता जी पढ़ाती, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बच्चों बताओ क्या ठीक है। नाटक प्रारंभ होने से पूर्व नीता ने फेल की महिलाओं से भी ऐसे ही प्रश्न पूछे। जिसने सबसे अच्छा उत्तर दिया उसका नाम अलका ने पुरस्कार हेतु लिख लिया। फिल्म जागते रहो बच्चों ने मन से देखा। नुक्कड़ नाटक दो दोस्त शुरू हुआ। मंगरू उछल उछल कर बोला, हटो भाई हटो। और मंच के पास गोल घेरे में भोला, शिव, सोलंकी बोले, बोलो भैया बोलो कहकर ढपली बजाने लगा। जमूड़े कहो तो कहो, तुम क्यों हो रोते। एक था शंकर, दूजा महेश, दोस्त थे पक्के। और पूरी मित्रता निभाने की छोटी सी नौटंकी की कहानी पूरी हो गई। रमेश ने माइक हाथ में लेकर सावधान किया, सब अपनी अपनी पंक्ति में बैठे रहें। अब भगवती, उमा, पंछी सबने नमकीन बने व 4 पुड़िया, 2 जलेबी के पैकेट ईमानदारी से बच्चों की पंक्ति, फिर औरतों की पंक्ति व मर्दों की पंक्ति में बांट कर कहा, अब इनाम की बारी है। मंच पर अमर, विष्णु, टीटू, खन्ना ने पुरस्कार बांटे। अपना अपना दान का पिटारा खोला। बुद्धिमान बच्चों की फीस मटेगी। गरीब लड़कियों की शादी करवाएंगे। लंगड़े लूले वृद्धों का आश्रम होगा जहाँ बिस्तर व दाल चावल रोटी मिलेंगे। खबर सुनते ही महिलाएं जय जयकार करने लगी। बच्चों उठकर सोलो डांस में मटकने लगे। तभी रमेश, जुबेर चिल्लाए, थमो, सभी खड़े रहो वरना अगली बार नहीं बुलाएंगे। अब हल्के हारमोनियम के स्वर के साथ राष्ट्रगीत प्रारंभ हुआ। जन गण मन अधिनायक जय हो। कार्यक्रम के अंत में फेल गूंज उठी स्वरों से, भारत माता की जय। चलो कुछ समय के लिए सही, पर राष्ट्रीय गीत तो हवा में बहा। चलो कुछ समय के लिए सही, लेकिन राष्ट्रीय गीत हवा में बहा।
ठीक एक नई पूर्वाइशा। हालांकि स्वर हल्के हुए, क्योंकि गाने वाले समझते हैं कि जीवन सदा स्वयं की परिभाषाओं से नहीं होता, उसे तो पड़ताल करनी ही पड़ती है। कैवल्य से ही भगवान मिलता है। अंधेरे में ज्ञान, सूर्य, समय परिवर्तन पर बदलाव, आंतरिक विकास है या मात्र आडंबर। उपेंद्र ने खुश हो कला से कहा, यद्यपि सुमन तुम्हारे साथ है, लेकिन हो तो दो स्त्रियां ही, इसीलिए संभल कर रहना। कुसुम का जानवर पिता जो कहता है कि मेरा माल है तो मैं उपयोग करूंगा, ये कथन आज के उच्छृंखल नशेड़ी युवाओं का है, और यदि इसे परंपराएं तोड़कर भी सोचे तो ये लाभ का पलड़ा नहीं, विनाश का पलड़ा है, जो गलतियों व दुष्परिणामों से भरा है। जो सील तोड़ने या बचाने की जद्दोजहद को गलत नहीं मानेंगे, वे ऐसी सोच के कायल हैं जो ढकोसला है। ऐसे ही मूढ़, जड़ व धार्मिकता के कीचड़ से सने लोगों को कहते पाओगी कि ब्रह्मा ने भी तो अपनी बेटी सरस्वती के गुण व सौंदर्य से उन्हें पत्नी सा मान भी दिया। ऐसे कुत्सित विचार कत्ल करने वालों के ही होते हैं, जो सुपारी देकर निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। वे लोग वास्तविक सत्य को न समझ उच्छृंखलता, बाजारवाद, रुपए व गलत महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर बाद में पछतावे व क्रूरता से निराश हो आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ समय का यह सच सत्य नहीं जो व्यक्ति को निकृष्ट बना दे। जिंदगी को खुशहाल बनाने हेतु रिश्तों की पवित्रता, महत्व समझना आवश्यक है, अन्यथा पीढ़ी राक्षसों की होगी, मानवों की तो नहीं। ऐसी कलंकित पीढ़ी तो स्नेह, ममता, प्यार से शून्य ही होगी ना। परिवार की पवित्रता में निष्ठा होनी चाहिए। जीवन अब भी सूप समान ही है, सार सार घैलो थोथा देव उड़ाए। आज का युवा संघर्ष से डरता है, उसे तो होश संभालते ही सारी अयासी चाहिए। हो गया भाषण, अब तुम लोग गहरी शाम में घर जाकर क्या खाओगी, इसका बंदोबस्त माँ ने कर दिया है। मेथी के पराठे व टमाटर की चटनी। कांता हाथ पोंछते हुए बाहर आई, मैं भी खाऊंगा। हाथ ऊंचा कर उपेंद्र ने आवाज़ दी। अब माहौल हल्की चांद की रोशनी में खिलखिलाहट से भर गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। उपेंद्र बोले, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो महिलाएं अब आप अपने पुलिसिया भाई मगरू के साथ प्रस्थान करें। शुभ रात्रि। दोनों महिलाएं मगरू के साथ चल दीं। प्रातः जब कला व सुमन महाविद्यालय हेतु तैयार हो गईं तो दंग रह गईं कि बच्चे सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन एक कोशिश तो प्रारंभ हुई। एक हफ्ते तक तो उपेंद्र के आश्रम व पंचम की फेल में सन्नाटा खिंच गया। कुछ तो लगातार 24 घंटे सोते रहे। उमा ने भोला के सिर पर तेल ठोंक उसके सोते सोते ही उसके पैरों में तेल मला तो बड़ी कठिनाई से उठा और अपनी खींची तस्वीरों को धुलवाने चल पड़ा। रास्ते में ही कला घर के सामने वाले बरामदे में बहुत उदास सी बैठी थी। क्यों दीदी, आज ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, दद्दू के जाने से बहुत अकेलापन लगता है, तो आश्रम चली आए ना। सोचा तो था, पर वे सब बहुत थके मादे हैं, इसलिए नहीं गई। थोड़ा टहल लें, आपके घर से तो सड़क पास ही है। हाँ, ये ठीक रहेगा। घूमते समय कला ने देखा कि एक घर से 20 साल उम्र के लगभग की गोरी पर दबे नक्श वाली लड़की बचाओ बचाओ चिल्लाती सड़क पर दौड़ती कला के पीछे खड़ी हो गई। उसके पीछे 45 व 50 की उम्र का व्यक्ति आया और उसे पीछे घसीटने लगा। आप कौन हैं? उसे क्यों घसीट रहे हो? उस लड़की ने कांपते हुए कहा, ये मेरे सगे पिता हैं, न जाने कहाँ से गांजा पी कर आते हैं। आज ही नहीं, 2-3 बार मेरे साथ ज़बरदस्ती कर चुके हैं। अभी दिनेश भी घर पर नहीं है, माँ बाजार गई हैं। भाई साहब, आपको ऐसी घिनौनी हरकत पर शर्म नहीं आती? क्यों भाई, अपने ही माल को इस्तेमाल करना कोई गुनाह है? ज़्यादा मस्ती आ रही है तो किसी वैश्या का या काल गर्ल के पास चले जाओ। बूढ़े हो, ईश्वर से तो डरो। मैडम, आप बीच में ना पड़े, ये हमारे घर का मामला है। अच्छा, अब सड़क पर घर का मामला आया तो तुम या तो चुपचाप लौट जाओ, वरना मैं तुम्हें थाने पर बुलवाऊंगी। चौबे लड़की को घूरता हुआ बोला, अब तुम मांगना कॉलेज की फीस, और लौट गया। लड़की ने रोते हुए अपना नाम बताया, सुमन, और बोली, मैं न्यू डिग्री कॉलेज से कॉमर्स में MA कर रही हूँ।
जब भी फीस जमा करने का समय आता है बाबूजी मुझे पकड़ लेते हैं। माँ तो उस दिन अनाज का दाना भी मुंह में नहीं डालती। इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर वालों को ये सब पता है? हाँ, माई ने इसे धकेला है। तब तो मौका पाते ही ये खुले सांड सा मुझ पर झपट्टा मार कहता है, हरी घास चरूंगा, सूखी नहीं। मेरी शादी के अच्छे अच्छे प्रस्ताव आए पर इन्होंने शादी नहीं होने दी। दीदी मुझे भाई के आने तक घर में जगह दे दे। कला ने सोचा, अकेलेपन से ये ठीक रहेगा। वह बोली, पर पहले मुझे हिम्मत करके थाने पर रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगी। देखो सुमन, ऐसे घृणित कार्यों का विरोध जमकर करना चाहिए ना। चलिए, अभी तक घर वाले डपटते रहे, अब आप हिम्मत दे रही हैं तो मैं भी हिम्मत करूंगी। थानेदार द्विवेदी बेहद सलीके के व्यक्ति थे। उन्होंने कला व कुसुम को सम्मानपूर्वक बैठाकर रिपोर्ट लिखी। सुमन से कहा, आप सुरक्षा हेतु मुझे रात में कॉल भी कर सकती हैं। कला बेहद खुश थी। दोनों ने हंस बोल खिचड़ी बनाई, खाई व सो गई। सुमन को लेकर कला जनता मंडल में पहुंची। उपेंद्र व कांता को पूरी स्थिति बताई। उपेंद्र सनाके में आ गए, क्योंकि अभी हाल ही में टुंडी का केस उन्होंने सुलझाया था। लेकिन वे कला के निर्णय से बेहद खुश हुए, क्योंकि अब कला की चिंता से कुछ तो ये मुक्त होंगे। शीघ्रता से वे दोनों अपनी अपनी दिशा की ओर मुड़ गईं। सुमन तो पूरे मन से एमए में फर्स्ट क्लास लाने की तैयारी कर रही थी। वहीं कला अपनी पाठशाला में छात्रों में लोकप्रिय होने के लिए बढ़ चढ़कर पीरियड ले रही थी। सुमन जब पुस्तकालय पहुंची तो उसने वहां एक दुबली पतली गेहुए रंग की लड़की को राजनीति की पुस्तक पढ़ते पढ़ते आंसू पोंछते देखा तो कुछ क्षण पश्चात उसके पास पहुंची और स्नेह से कंधे पर हाथ रख पूछा, कहाँ रहती हो? मैं सनावद से यहाँ आई हूँ। हॉस्टल संस्कृति में रहती हूँ। कुछ परेशान हो क्या? हाँ, मैं अपने छोटे से शहर में खुश थी। मेरे पिता तो मर गए, माँ बिजली घर में क्लर्क हैं, मेरा एक भाई है। मैं तो पढ़कर यहाँ तक पहुँची हूँ, पर सनावद की छोटी सी पाठशाला में 2000 कमा। माँ का हाथ बटाती, पर भाई नहीं पढ़ा। मैट्रिक पास कर घर में ही बस रहता है। तब माँ ने उसे टैक्सी चलाने का काम दे दिया। कमा तो वह ठीक ठाक रहा है, पर नशा करता है। रोज़ माँ से झगड़ा करता है। हमारा नया मकान माँ उसके ही नाम से अभी से कर दें। माँ कहती हैं कि वो मेरी शादी करके ही सोचेंगी यह बात। माँ को तो मेरे बाद बेटा ही चाहिए था, सो वो हमेशा भाई को मुझसे अधिक महत्व देती हैं। मेरे पास सादे 4 जोड़ी कपड़े हैं। भाई के लिए प्रत्येक माह एक शर्ट व जीन्स आती है। उसे माँ प्रातःकाल अपने हाथ से दूध बादाम देती हैं। मुझसे कहती हैं, अनु दूध जाली में रख देना, चाय बना लेना, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना ही है। मैं ये रोज़ रोज़ के पक्षपात का विरोध करने लगी। बस यही झगड़ा बढ़ जाता तो भाई कहता है, अनु को हॉस्टल में डालो, इसका कहीं भी विवाह कर दो, जान छूटे। सचमुच में माँ मेरे लिए लड़का ढूंढती हैं, कभी 2 बच्चों का पिता तो कभी ठेले वाला। ऐसी सोच से मेरा दिमाग भन्नाता है। मैं माँ व भाई दोनों में झगड़ा करती हूँ। भाई माँ को रोज़ उकसाता है कि मुझे पागल खाने भेज दे। मेरे मौसा को समझदार हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए एक साइकिट्रिस्ट मित्र को मुझे माँ दिखा दें, पर माँ मेरे लिए 4000 भी नहीं खर्च करना चाहती और भाई को उन्होंने 58,000 की बाइक होंडा खरीद दी। बस यही कहती रहती हैं कि लड़की की जात ससुराल ही में भली लगती है। मेरी शादी एक उम्र दराज बेहद काले व्यापारी से कर दी। हम लोग नार्मदीय ब्राह्मण हैं। मैं अनुराधा भट्ट हूँ। वैसे तो मेरे पति अधिकतर बाहर ही रहते हैं, मुझ पर कोई अत्याचार नहीं करते, छुट्टी में घुमा लाते हैं, पर माँ भक्त हैं। अब मेरी सास बेहद परंपरावादी। घूंघट काढ़ो, साड़ी में पहनो, घर में एक समय नाश्ता खाना पूरी तरह बनाकर परोसो। मैं इतना सारा नाश्ता बनाकर एकदम कमज़ोर थी, उस पर प्रेग्नेंट हो गई। बच्चा हुआ तो बेटा, लेकिन उसका पालन नालन भी पुरानी पद्धति से होता। मैंने पति से अपना एमए पूरा करने की इजाज़त ले ली, सो कुछ समय यहाँ शांति से बिता लेती हूँ। मेरी माँ तो आई थी, जचकी में मेरी सेवा भी की, पर घर ले जाने को तैयार नहीं थी। कहने लगी, अनु मुझे तो बेटे व बहू के पास ही रहना है। अब तो पोता मुझे छोड़ता तक नहीं। तुम्हें ले जाने का अर्थ है झगड़ा। नहीं भाई, तुम तो यहीं रहो। रहती हूँ, बच्चे की कमजोरी खलती है। यदि पतिदेव
इस बार मेरे लिए गंभीरता से सोचें, बस ऐसा ना हो कि वे सोचते रहें और मैं चलती बनूं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सच तो ये है कि राजनीति एक ऐसा विषय है कि उसमें नौकरी भी ढंग से नहीं मिलेगी। आप अकेली रह नहीं सकती, बच्चे को छोड़ना अनुचित है। आपकी माँ की इस सोच ने बेटा बेटी से श्रेष्ठ है आपकी ज़िंदगी को फेल कर दिया। बस समय है, यदि आपके पति ही चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कंधे पर जब दबाव दे सुमन बोली, मैं स्वयं कष्टों तले दबी हूँ, परंतु तब भी हम अच्छी सहेलियाँ तो हो सकती हैं। दुख बांटने से हल्का होता है। और सुमन एक लड़की का दर्द ही तो समझा था। वह घर पहुंची, वह चाय पानी चढ़ा, कला की प्रतीक्षा करने लगी। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।